औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब लोग जो हैं वो बिल्कुल खैरियत से होंगे, आपकी पढ़ाई जो है वो भी अच्छी चल रही होगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस पेपर में आप लोगों को वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाबी इवन जिस भी अटेम्प्ट में आप लोग अपीयर होने वाले हैं, अल्लाह ताला उसी अटेम्प्ट में आप लोगों को इस पेपर में कामयाबी अता फरमाए। मुझे अल्लाह ताला इस काबिल बनाए कि इस पेपर को मैक्सिमम हद तक आप लोगों के लिए आसान। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 एक्सप्लोर करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 11 का नाम आप लोगों को इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है। चैप्टर नंबर 11 इज ऑल अबाउट डिफरेंट मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड रिक्रूटमेंट है, यानी इस चैप्टर में दो डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, दो डिफरेंट बट रिलेटेड टॉपिक्स पे हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे। मैनेजमेंट अप्रोचेस, डिफरेंट मैनेजमेंट अप्रोचेस और रिक्रूटमेंट है। जो मैनेजमेंट अप्रोचेस हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। वी विल बी डिस्कसिंग इंशाल्लाह क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है, बिहेवियरल थ्योरीज या न्यू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है, और फाइनली वी विल बी डिस्कसिंग कंटेम्पररी थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। एक बात ज़हन में रखिएगा, तो ये तीनों की तीनों जो थ्योरीज हैं एक ही टारगेट अचीव करती हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। थोड़ी सी बात होगी हमारी मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं ताकि मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ सकें। आपकी किताब के शुरू में जो है वो मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन पे बात की गई कि मैनेजमेंट से क्या मुराद है, मैनेजमेंट जो फिनोमिना है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जाती हैं, एक मैनेजर में और एक लीडर में जो है वो क्या डिफरेंस है। आपको मेरे नोट्स में जो है ये सारी बातें नजर नहीं आएंगी। वजह क्या है, ये कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है, ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो कि जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आप लोगों को समझ नहीं आएगी। इसलिए आप लोग मेरे साथ इंटरेक्शन में अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप लोग खुद से उसको गो थ्रू करें, इंशाल्लाह वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए मैनेजमेंट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो कोई नया कॉन्सेप्ट है। तो मेरा जवाब है, या मेरी स्टडीज ये बताती है कि जनाबे वाला बिल्कुल भी ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट, ये फिनोमेना तो अज़लों से चलता चला। जब से अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पे भेजा है उसी वक्त से हम लोग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट या मैनेजमेंट का जो फिनोमेना है उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो कैसे, अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को दो बेटे इनायत फरमाए, एक का नाम हाबिल था और एक का नाम जो है वो काबिल था। काबिल जो है वो हाबिल का मर्डर कर दिया। अब वो परेशान हो गया मर्डर करने के बाद, मुझे इसको कैसे दफन करना चाहिए, मुझे इसको कैसे ठिकाने लगाना चाहिए, दफन की बात नहीं, मुझे इसको कैसे ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि अब्बा जान को पता लगेगा तो वो नाराज हो जाएंगे, तो मुझे इसको कैसे ठिकाने लगाना होगा। तो अल्लाह ताला ने एक बंदोबस्त फरमाया और अल्लाह ताला ने दो कब्बों को जो है वो भेजा। उन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ, दोनों में जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ और दोनों जो है एक कब्बा जो है वो दूसरे कब्बे का मर्डर कर। मैनेजमेंट का जो फिनोमेना है वो हमें अजलों से वो है, मैनेजमेंट का फिनोमेना हम लोग सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के वक़्त से ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो कैसे, अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को दो बेटे इनायत फरमाए, एक का नाम हाबिल था और एक का नाम काबिल था। काबिल ने जो है वो हाबिल का मर्डर कर दिया, उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वो परेशान हो गया कि मुझे इसको कैसे जो है वो ठिकाने लगाना था, मुझे इसको कहाँ पे मैनेज करना था। अब कोई ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं था जहाँ से जो है वो गाइडेंस ली जा सकती थी। तो अल्लाह ताला ने बंदोबस्त फरमाया, अल्लाह ताला ने दो कब्बों को भेजा, दोनों के दरमियान लड़ाई होती है और एक कब्बा जो है वो परेशान हो जाता है कि मुझे इसको कहाँ पे ठिकाने लगाना होगा। अब यहाँ से हमारी मैनेजमेंट की कहानी शुरू होती है। अब आई वुड लाइक कि आप लोग जो है वो इमेजिन करिए कि आपके सामने जो है वो दो कब्बे हैं, एक की डेड बॉडी पड़ी और दूसरा कब्बा उसके सहारे मौजूद है। और वो करा कब्बा क्या करा होगा, इधर उधर जो है वो बेताबी के आलम में देख रहा है कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अचानक से दूर दराज उसको कोई जगह नजर आई होगी, प्लेन जगह नजर आई होगी कि मुझे इसको वहां ले जाना चाहिए। पहले उसके माइंड में ये आइडिया आया होगा, कव्वे के जहन में अल्लाह ने डाला होगा। फिर वो कव्वा उस जगह को जाकर के ऑब्जर्व करेगा, करता होगा, उसने किया होगा और फिर देखा होगा कि अगर मैं यहाँ से जमीन की खुदाई करता हूँ और डेड बॉडी को अंदर ले जाता हूँ, बाद में जमीन को लेवल कर देता हूँ, तो इस जो डेड बॉडी है कहानी इसकी खत्म, ये ठिकाने लग जाएगा, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो ये तो था उसके जहन में एक आइडिया। फिर उसने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया, अपने आप को डायरेक्शन दी होगी कि कैसे ये काम जो है, कैसे इस ड्रीम को रियलाइज करना है, कैसे इस टारगेट को जो है वो उसने अचीव करना है, मुझे कैसे अचीव करना है। अब सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना है कि भाई कव्वे ने डेड बॉडी को उठाना है, इसी में डायरेक्शन भी आ जाती है। पहले उसने प्लान किया, फिर उसने ऑर्गेनाइज किया कि यहाँ से मैं उड़ूंगा,
इस जगह पे आऊंगा, यहाँ से जमीन को मैं डिग करूंगा, यहाँ से फिर मैं डेड बॉडी जो है वो अंदर रखूंगा, जमीन को लेवल कर दूंगा। ऑर्गेनाइज प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन उसने की। फिर उसके बाद अपने आप को डायरेक्शन दी कि चल भाई कव्वे साहब उठ, और जाकर के डेड बॉडी को उठाया और ले जाकर उस जगह पे रखा जहां पे वो पहले निशानदेही कर चुका था। फिर उसने जमीन को खोदा, वहां पे डेड बॉडी को रखा, वहां पे जमीन को दोबारा से लेवल किया, कहानी खत्म। डायरेक्शन भी आ गई। बाद में उसने देखा होगा चारों साइडों से कि किसी साइड से कव्वे का कोई पर, कव्वे का कोई पाँव, कभी कोई चोंच वगैरह जो है वो बाहर तो नहीं रह गई, यानी उसने अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई नई बात नहीं है, कि उसी वक्त से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जब से अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो दुनिया में भेजा। माजी करीब की बात कर लेते हैं, हम लोग इतनी पुरानी बात नहीं करते हैं, माजी करीब की बात कर लेते हैं। आप लोग इहरामी मिस्र, इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में थोड़ा सा इमेजिन करिए, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में थोड़ा सा इमेजिन करिए। इजिप्शियन पिरामिड, इहराम मिस्र, हजरत सैयदना आदम हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कोई तकरीबन 2550 साल पहले जो है वो बनाए गए। इसी तरीके से जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारका से कोई 250 साल पहले जो है वो बनाए गए। इमेजिन करिए, अब जरा सोचिए कि क्या उस वक्त कोई किताबी नॉलेज वगैरह मौजूद था, कोई कंप्यूटर सिस्टम मौजूद था, लोग क्या पढ़े लिखे मौजूद थे? आखिर क्या ऐसा हो सकता है कि अचानक से लोग उठे और उन्होंने उठ करके जो है अगले ही दिन इहराम मिस्र तामीर करना शुरू कर दिया, उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो बनानी शुरू कर दी? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आखिर किसी ना किसी के जहन में तो ये आइडिया आया होगा ना कि हमें इस तरह की बिल्डिंग जो है वो बनानी चाहिए जो कि बिल्कुल जो है वो तकोन शेप्ड हो। ठीक है, हमें दुनिया के सबसे बड़ी जो है वो दीवार बनानी चाहिए जिसकी लेंथ ये हो, जिसकी विड्थ ये हो, जिसकी हाइट जो है वो इतनी हो। किसी ने पहले सोचा होगा, फिर उसने ये भी तो सोचा होगा कि मैं किस तरीके से अपने इस ड्रीम को जो है वो मैं रियलाइज कर सकता हूँ। मुझे कितनी लेबर चाहिए होगी, मुझे क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा, मुझे कितना टाइम दरकार होगा, मुझे कितनी एफर्ट जो है वो दरकार होगी, कितने मजदूरों को जो है वो किस किस टास्क पे जो है वो मुझे डिप्यूट करना होगा, किस बंदे से मुझे कौन सा काम जो है वो लेना होगा, कौन सा बंदा जो है वो किस काम में जो है वो माहिर है और वो एफिशिएंटली ये काम कर सकता है। फिर अकॉर्डिंगली यानी उनको काम डेलीगेट किया होगा उसने कि भाई तुमने क्या करना है, इहराम मिस्र की बात करनी है, तुम 2-4 हजार लोगों ने क्या करना है, पहाड़ों पे जाना है, वहां पे जाकर के पत्थर काटने हैं, पहाड़ों को काटना है, पहाड़ों को तोड़ना है, वहां से पत्थर अलहदा करना है। 2-4 हजार लोगों को कहा गया होगा कि भाई आपने जो है वो इन पत्थरों को जो है वो तराशना है, जिस शेप में हमें जो है इजिप्शियन पिरामिड चाहिए उस शेप में इनको जो है वो कन्वर्ट करना है। तो ये सोचा होगा। तो क्या पहले उसने प्लान किया, फिर उसने ऑर्गेनाइज किया, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, या यूं कह लीजिए कि उसने पेपर वर्क किया होगा। फॉर एग्जाम्पल उसने इमेजिन किया होगा कि जनाब इतने लोग ये काम करेंगे, इतने ये लोग ये काम करेंगे, इतने लोग ये काम करेंगे, इतने लोग ये काम करेंगे। फिर उनको डायरेक्शन दी कि तुम लोग ये काम करोगे, तुम लोग ये काम करोगे, तुम लोग ये काम करोगे। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, उनको अथॉरिटीज जो है वो दे दी, उनको एक काम पे लगा दिया और फिर खुद कमांडिंग पोजीशन पे रहा, उनको कमांड करता रहा साथ साथ। और फाइनली जब पिरामिड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी कुछ अर्से के बाद परफॉर्मेंस को इवेलुएट भी उसने किया होगा कि आया कि मेरी इमेजिनेशन के मुताबिक जो है ये इमारत तामीर की जा रही है या नहीं की जा रही। तो यहाँ से भी बात हमें समझ में आती है कि ये जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ये कोई पुरानी बात नहीं है, सॉरी ये कोई नई बात नहीं है, ये एक बड़ी पुरानी बात है। इंसानी तारीख के साथ जो मैनेजमेंट अप्रोचेस का जो है, अच्छा जो इस पे जो प्रॉपर काम हुआ वो 19वीं सदी में जो है वो काम शुरू हुआ। 1900 की सेंचुरी में इस पे जो है वो प्रॉपर काम स्टार्ट किया गया। प्रॉपर काम से क्या मुराद है, इस पे जो है वो रिसर्च वर्क स्टार्ट किया गया, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट को जो है वो एक्सप्लोर किया गया। अब डिफरेंट एस्पेक्ट से क्या मुराद है, वर्कर्स की एफिशिएंसी पे जो है वो काम किया गया, टीम वर्क पे जो है वो काम किया गया, रिसोर्सेज की एलोकेशन पे जो है वो काम किया। डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने डिफरेंट तरीके से जो है वो कंट्रीब्यूट किया। अब इन तमाम की जो रिसर्च वर्क है उन्हें इकट्ठा करके एक ग्रुप की शक्ल में प्रेजेंट किया जाता है जिसे हम लोग जो है अर्ली थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। और इन अर्ली थ्योरीज को टेक्निकली हम लोग क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इन क्लासिकल थ्योरीज में दो मेजर कैटेगरीज आती है, साइंटिफिक अप्रोच आती है और हमारी ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच टुवर्ड्स मैनेजमेंट आती है। इंशाल्लाह आगे चल के हम लोग जो है वो पढ़ेंगे।
वक्त गुजरता चला जाता है, गुजरता चला जाता है, गुजरता चला जाता है, लोग इस बात को रियलाइज करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताता चलो कि क्लासिकल थ्योरिस्ट जो थे उनका जो फोकस था वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो एफिशिएंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंटली अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। वक्त गुजरता चला गया, गुजरता चला गया, लोगों ने इस बात को रियलाइज किया कि भाई ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग इग्नोर्ड है। वो कैसे और वो क्यों कर इंपॉर्टेंट है? अगर खुदा ना खास्ता आपके जिस्म के किसी एक हिस्से में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या आप एफिशिएंटली अपना काम कर सकते हैं? आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं हम लोग कर सकते। सर में खुदा ना खास्ता दर्द हो, आंख में दर्द हो, दांत में दर्द हो, हाथ में किसी जगह पे कोई पेन का जो है वो एहसास हो, पेट में दर्द हो, तो आप एफिशिएंटली अपना काम नहीं कर सकते हो, आप एफिशिएंटली अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते हो। तो एम्प्लॉय जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम कंपोनेंट्स में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि हम लोग ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल इग्नोर कर दें? तो एक नया जो है वो इरा स्टार्ट हो जाता है जिसमें रिसर्चर जो है वो ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे जो है वो रिसर्च वर्क करते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है उनका रिलेशनशिप जो है विद एन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी जो है उस पर काम जो है वो करते हैं और देखते हैं कि इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट ओवर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट जो है वो क्या आता है। देख लिया हम लोगों ने कि क्लासिकल थ्योरीज ने जो है, इंशाल्लाह हम लोग आगे चल के देखेंगे, हम लोगों ने ये जान लिया कि क्लासिकल थ्योरीज जो हैं उन्होंने एफर्ट्स पुट की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे। फिर उसके बाद जो है वो न्यू क्लासिकल थ्योरीज आ जाता है, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर पे जो है वो फोकस किया। फिर उसके बाद कंटेम्प्रेरी थ्योरीज प्रेजेंट करने वाले थे। इन्होंने इन कॉन्ट्रीब्यूटर्स ने क्या किया, इन्होंने मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स को जो है वो एक्सप्लोर किया। इन्होंने कहा कि अच्छी बात है, आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस को उजागर किया, आप लोगों ने ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को उजागर किया। अब मैनेजमेंट को, सीनियर मैनेजमेंट को किस तरीके से हम लोग जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, उसे इग्नोर कर सकते हैं। इन थियरिस्ट ने, इन कॉन्ट्रीब्यूटर्स ने, इन रिसर्चर्स ने जो है वो मैनेजमेंट के रोल्स पे जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे यूं कह लीजिए कि किस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, इन्होंने उस पर जो है वो काम किया। तो आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को जो है वो समझ आ चुका होगा। अब वन बाय वन हम लोग ईच एंड एवरी थ्योरी को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टेलर्स 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू टेलर का ताल्लुक जो है वो अमेरिका के साथ था। वो एक बाय प्रोफेशन वो एक इंजीनियर था और एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया करता था। अब वो जब काम होते हुए देखता था, अब काम क्या होता था कि डिसीजन लिए जा रहे हैं, एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जा रही हैं। तो जब वो काम करते हुए देखता था मैनेजर्स को, तो वो बड़ा हैरान होता था कि मैनेजर जो है वो रेकलेसली ब्लाइंडली जो है वो डिसीजन ले लेते हैं। मैनेजर जो है वो इंट्यूशन की बेस पे जो है वो डिसीजन लेते हैं। मैनेजर ये कहते हैं कि पास्ट में इससे मिलती जुलती एक्सपीरियंस सॉरी सिचुएशन का हमें सामना बता, तो हम लोगों ने इस तरह का स्टेप लिया था, तो हम लोग अपने स्टेप को मॉडिफाई करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ब्लाइंडली मैनेजर जो है वो खेला करते थे। इस बात से एफडब्ल्यू टेलर जो है वो बड़ा परेशान होता था। एफडब्ल्यू टेलर कहा करता था, या एफडब्ल्यू टेलर का ये मानना था कि देयर मस्ट बी अ साइंटिफिक अप्रोच टू मेक द डिसीजन या टू परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लिया जाता है या जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, उसके बैकएंड पे कोई ना कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब वो साइंटिफिक कैलकुलेशन का क्या मतलब है, या यूं कह लीजिए, उसने कहा कि साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हमें कोई स्टेप लेना चाहिए, हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए, हमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहिए। सवाल पैदा होता है कि साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक से क्या मुराद है? साइंटिफिक टूल एंड टेक्निक से मुराद है कि आपको प्रॉपर जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस करना होगा, लॉजिकल रीजनिंग करना होगी, एनालिटिकल रीजनिंग करना होगी। इसके बाद जो जवाब आता है उस आंसर के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो क्या कहते हैं स्टेप लेना चाहिए। ऐसा मानना था एफडब्ल्यू टेलर का। इस मकसद के लिए वो रिसर्च एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करता है, लेकिन उसका महवर था कि मुझे जो है वो प्रोडक्शन में जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है और रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को जो है वो मुझे इनहेंस करना है, मैक्सिमाइज करना है। इन दो कामों को अचीव करने के लिए मुझे डिसीजन लेना पड़ते हैं, मुझे डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ती हैं। तो डिसीजन लेने के लिए मेरे पास जो है वो कुछ साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं वो होने चाहिए। जब ये काम करता रहा तो उसने अपनी रिसर्च फाइंडिंग एट द एंड ऑफ द डे उसने प्रेजेंट की।
और उसकी रिसर्च फाइंडिंग्स जो हैं वो 4 प्रिंसिपल्स पे जो है वो बेस करती हैं, या 4 प्रिंसिपल्स की शक्ल में हमारे सामने आती है। तो ये कहा कि अगर कंपनी जो है वो वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करना चाहती है, तो जो भी डिसीजन लिया जाए इन दोनों चीजों के मुतालिक दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एक टाइप ऑफ साइंस, एक काइंड ऑफ साइंस है। मैनेजर की इंट्यूशन की बेस पे हमें डिसीजन नहीं लेना होता, मैनेजर की एक्सपीरियंस की बेस पे, उसके नॉलेज की बेस पे हमें जो है वो डिसीजन लेना काफी नहीं है। दैट मस्ट बी डिसीजन और एक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय ए काइंड ऑफ साइंस। फिर उसने कहा कि जनाब आप जितने भी लोग ऑन बोर्ड करते हो, जितने भी लोगों को रिक्रूट करते हो, सेलेक्ट करते हो, ट्रेन करते हो, डेवलप करते हो, दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय ए काइंड ऑफ साइंस। आपके पास एक लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए कि हम लोग फलां तरीके से लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, फलां मेथड को इस्तेमाल करते हम लोग जो है उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर हम लोग जो है ये मेथड जो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये मेथड हम लोग इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू लोगों को क्यों कर बता रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या है, उसके रिस्क है, सबसे पहले इनको इवेल्युएट करना होगा, इसका फायदा क्या है, इसके बाद हमें जो है वो डिसाइड करना होगा कि किस मेथड के थ्रू हमें जो है वो जॉब एडवर्टाइज करनी है। फिर हमारे पास सीवीज आ जाती है, हमें किस मेथड को, अगर हम कोई पर्टिकुलर मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ लॉजिकल रीजन, इस मेथड का फायदा ये है जिसकी वजह से हम लोग ये मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। ट्रेनिंग के देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू ट्रेन द पीपल, टू डेवलप द पीपल। अब किसी एक मेथड को हम लोग इस्तेमाल करें, उसके बैकएंड पे कोई साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए, तो ऐसा था एफडब्ल्यू टेलर का मानना। फिर उसने कहा कि वर्कर्स के दरमियान जो है वो कोऑपरेशन होनी चाहिए, जब तक वर्कर्स के दरमियान कोऑपरेशन नहीं होगी आप एफिशिएंटली अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हो। अब कोऑपरेशन से क्या मराद है, एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि मैंने भाई अपने जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये सीखा है कि कंपनीज में जो है वो मुझे 2 ग्रुप से नजर आते हैं। एक ग्रुप को उसने जो है वो मैनेजमेंट ग्रुप का नाम दिया और दूसरे ग्रुप को उसने जो है वो वर्कर्स का नाम दिया। उसने कहा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि दोनों के दरमियान अक्सर औकात जो है वो फ्रिक्शन होती है। मैनेजमेंट ग्रुप जो है वो वर्कर ग्रुप को नहीं समझता, वर्कर ग्रुप ये समझता है कि मैनेजमेंट हमारा खून निचोड़ रही है, हमारा खून चूस रही है, और जितनी हम लोग एफर्ट्स पुट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें रिम्यूनरेट नहीं किया जा रहा, तो दोनों के दरमियान फ्रिक्शन कम होने चाहिए। जो मैनेजमेंट ग्रुप है उन्हें समझना चाहिए कि हमारे वर्कर ग्रुप की नीड्स और डिजायर्स जो है वो क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या है, और अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट जो ग्रुप है उसे डिसीजन लेना चाहिए। इसी तरीके से जो वर्कर ग्रुप है उन्हें जो मैनेजमेंट ग्रुप है उनकी तमाम लिमिटेशंस को जो है वो समझना चाहिए, उनकी तमाम मजबूरियों को जो है वो समझना चाहिए, वो क्या चाहते हैं, वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, उनका रिगार्ड करना चाहिए। अगर तो ऐसा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंटली अपने टारगेट की तरफ मूव कर सकती है, अदरवाइज आप अपनी कभी भी टारगेट की तरफ इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मूव नहीं कर सकते। फाइनली उसने कहा कि आप जब भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को अचीव करना चाहो, आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन मूव करना चाहो, तो आपको जो है वो लोगों के काम को तकसीम करना पड़ेगा या आपको कर लेना चाहिए। आपको उनकी स्पेशलाइजेशन को सामने रखते हुए, उनके वर्क एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए, उनके नॉलेज को सामने रखते हुए, उनके जितना भी उसे क्या कहते हैं इंटरेस्ट है उसको सामने रखते हुए आपको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे लोगों को क्या असाइन करना चाहिए और क्या असाइन नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन जो है एफिशिएंटली अपने टारगेट को अचीव कर सकती है। अदरवाइज टारगेट तो अचीव हो जाएगा लेकिन मर मर के जो है वो अचीव होगा। जितना प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हासिल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन उतना प्रॉफिट जो है या उतना बेनिफिट जो है और फ्रॉम ह्यूमन एफर्ट जो है वो हासिल नहीं कर सके। आई होप यहाँ तक बात जो है वो आप लोगों को जो है वो समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हेनरी फीएल की कंट्रीब्यूशन होती है। हेनरी फीएल का जो फोकस था वो भी सारे का सारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे था। अब इसने 14 प्रिंसिपल्स जो है वो प्रेजेंट किए। मकसद क्या था कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने टारगेट को जो है वो अचीव कर सकते हैं। अब वो 14 प्रिंसिपल जो है वो कौन कौन से थे, वन बाय वन उनको एक्सप्लोर करते हैं। हेनरी फीएल ने कहा कि आपको अपनी लेबर को डिवाइड करना पड़ेगा, उनकी नॉलेज को सामने रखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी स्पेशलाइजेशन को और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको सामने रखते हुए आपको अपनी तमाम लेबर को जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये कि इसने जो है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर को जो है वो प्रमोट किया था। इसने कहा था कि डिपार्टमेंट बना लो
और लोगों के दरमियान जो है वो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिवाइड कर दो, तो आप लोग जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को एफिशिएंटली अचीव कर सकते हो। फिर उसने कहा कि आपको ये चाहिए कि मैनेजर को अथॉरिटी दी जाए कि वो अपने अंडर काम करने वाले लोगों से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम ले सके। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस बंदे को आप अथॉरिटी दे रहे हो उसके अंदर तमीज होनी चाहिए कि इस अथॉरिटी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जो बंदे आप किसी के अंडर काम करने के लिए आप उसे असाइन कर रहे हो, यानी जिनको आप सबॉर्डिनेट्स मुकर्रर कर रहे हो, उन्हें आपने एजुकेट करना है कि आपने अपने सीनियर्स की बात को जो है वो मानना है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो ओबे करना है। तभी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट फ्रिक्शन जो है अपने टारगेट्स को ओवरऑल अचीव कर सकती है। देयर मस्ट बी ओनली वन कमांडिंग अथॉरिटी। दो कमांडिंग अथॉरिटी होंगी अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल, तो ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉइज जो हैं वो एम्बिग्विटी का शिकार रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एफिशिएंटली अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाएगी। सिंगल प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हेनरी फेल। आप लोग इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के पास बैकअप प्लान भी होना चाहिए, लेकिन हेनरी फेल का मानना यह था कि कश्तियां जला करके आपको अपने टारगेट की तरफ मूव करना चाहिए। मुझे बैकअप प्लान के बारे में हेनरी फेल के रिसर्च वर्क में कहीं कोई वर्ड नहीं मिला। हालांकि मैंने तलाश करने की कोशिश की कि क्या हेनरी फेल ने इसके बारे में कोई बात की, लेकिन मुझे इस पर कोई जो है वो रिसर्च वर्क या उसकी कोई फाइंडिंग जो है वो नहीं मिलती है। तो मैं यही यहाँ से इन्फर कर सकता हूँ कि हेनरी फेल ने सजेस्ट किया कि कश्तियां जला करके काम करो। इस पॉइंट को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन चूंकि ये रिसर्च वर्क आज से काफी साल पहले जो है वो प्रेजेंट किया गया था, और उस वक्त एनवायरनमेंट जो होता था वो काफी ज्यादा स्टेबल होता था, उस वक्त इतना डायनामिक एनवायरनमेंट नहीं होता था, बैकअप प्लान की शायद इतनी जरूरत नहीं होती होगी, इस वजह से उसने बैकअप प्लान पर जो है वो इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। उसने कहा कि भाई एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए जो कि तमाम मैनेजर्स उसको फॉलो कर रहे हो, तमाम एम्प्लॉयज जो है वो किसी भी लेवल पे हो, वो सब के सब उस प्लान ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो मूव कर रहे हो। इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, हेनरी फेल कहते हैं हम इसका रिगार्ड करते हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी जो है वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करना ना हो, बल्कि उनकी प्रायोरिटी पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट हो। यानी हर वक्त उनकी सोच का, उनके एक्शंस का, उनके डिसीजंस का, उनके अमल का एक ही मैटर हो कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स वो दिए जा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टास्क हैं। एम्प्लॉय को जो है वो फेयरली रिम्यूनरेट किया जाना चाहिए। अब रिम्यूनरेशन का तो मतलब समझ में आता है, फेयरली का क्या मतलब है? फेयरली का जब हम लोग रिसर्च करते हैं, जब हम लोग तलाश करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में किसी को सीएफओ जो है वो मुकर्रर करते हो, और इस सीएफओ को जो है वो आप 2 लाख रुपए माहाना जो है वो सैलरी पे करते हो। अब ये सीएफओ साहब जो है ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, सेम इंडस्ट्री में, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी यू कह लीजिए कि अपने कंपैटिटर में, कंपैटिटिव ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सीएफओ को देखता है और कंपैरिजन करता है। ये सीएफओ कहते हैं कि मैं तो 8 घंटे काम करता हूं और मेरे ऊपर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और मुझे जो है वो इतनी अथॉरिटी दी गई है। अब इस सिनेरियो में मुझे 2 लाख रुपया पे किया गया है। सेम सिनेरियो मुझे अपनी कंपैटिटिव ऑर्गेनाइजेशन में सीएफओ के साथ नजर आता है, तो इसको कितनी सैलरी दी गई है? अगर तो इसको भी राउंड अबाउट जो है वो 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी दी जा रही है, तो इस सैलरी को फिर फेयर कंसिडर किया जाएगा। अगर मालूम पड़ता है कि सेम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेम कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए इस सीएफओ को, यानी इस सीएफओ को जो वो 5 लाख रुपए जो है वो पे किया जा रहा है, तो इस 2 लाख को जो है वो कभी भी फेयर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, और ना सिर्फ चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए बल्कि इट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर है। चेन ऑफ कमांड का क्या मतलब है? आप लोगों ने जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टॉपिक में इसको डिटेल में देख रखा होगा, मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि चेन ऑफ कमांड का मतलब ये है कि प्रॉपर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉर्पोरेशन की बात करता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो सीईओ होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो एचओडी आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मैनेजर आ जाते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर आता है, फिर उसके बाद जो है वो सुपरवाइजर आता है, फिर उसके बाद जो है वो वर्कर्स आते हैं। तो ये तो है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन ऑफ कमांड जो है वो होनी चाहिए, यानी एक अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे इंस्ट्रक्शंस जो है वो नीचे की तरफ मूव करती हैं। ना सिर्फ इसका मौजूद होना जरूरी है बल्कि इसका क्लियर कट होना भी जरूरी है। क्लियर कट होने से क्या मुराद है कि जो सबऑर्डिनेट है उससे पता होना चाहिए कि मुझे किसको कब क्या चीज किस अंदाज में जो है वो रिपोर्ट करनी है। तो सीनियर को भी ये पता होना चाहिए कि मुझे कब किसको क्या चीज किस अंदाज में जो है
वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो कर जो है वो कम्युनिकेट करनी है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि चेन ऑफ कमांड जो है वो क्लियर है। एनफ रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयज को जो है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए आप उन्हें सफिशिएंट रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करोगे, ऐसा हेनरी फेल का मानना है। अगर आप उसको सफिशिएंट रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते हो तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। आप अपने माहौल को देखोगे, आप अपने कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट को देखोगे और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप तय करोगे कि डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने कंपैटिटर के एनवायरनमेंट को देखते हो, आप अपने कंपैटिटर के कल्चर को देखते हो और वहां पे देखते हो कि वहां पे तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो फॉलो की जा रही है, तो आप जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं, या आप ये देखते हो कि वहां पे तो सेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया जा रहा है तो आप भी जो है वो सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपना कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट जो है वो देखना पड़ेगा, आपको अपनी साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना पड़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन जो है वो देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या कहते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन जो है वो देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी जो डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन है वो कितनी होनी चाहिए। दूसरे का मुंह देख करके अपना मुंह लाल करने से तकलीफ ही होगी, ऐसा हेनरी फेल ने कहा था। मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू एम्प्लॉयर्स हैं, उनके साथ मेहरबान होने चाहिए, उनके दुख दर्द को जो है वो फील करना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटीज और उनकी लिमिटेशंस को जो है वो समझना चाहिए। ऐसा होगा तो एम्प्लॉयज जो हैं वो कंपनी के साथ, कॉरपोरेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक बॉन्डिंग जो है वो डेवलप कर लेंगे और कंपनी विदाउट एनी फ्रिक्शन जो है वो अपने टारगेट की तरफ एफिशिएंटली मूव कर सकती है। स्टेबलाइज, इसके बाद ये कहते हैं कि मैनेजमेंट शुड स्ट्राइव टू रिड्यूस, मैनेजमेंट को ये कोशिश करना चाहिए कि एम्प्लॉयज जो हैं वो छोड़ करके ना जाएं ऑर्गेनाइजेशन को। अगर एक एम्प्लॉय आप लोगों के पास आया है काम करने के लिए तो मेक श्योर कि वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जो है वो आपके साथ गुजारे। उससे क्या होगा कि वो उस बंदे को मालूम हो जाएगा कि काम को किस तरीके से सर अंजाम देना है, कि किस तरीके से एफिशिएंटली जो है हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय टर्नओवर को कम नहीं करते हो तो आपको आए दिन जो है वो नए से नए लोग जो है वो रिक्रूट और सिलेक्ट करना पड़ेंगे, नए से नए लोगों को जो है वो ट्रेन एंड डेवलप करना पड़ेगा और आपकी ज्यादा अटेंशन तो इसी काम पे लगी रहेगी। तो आपने जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज है उन पे कब आप लोग जो है वो फोकस करोगे। सो अगर आप फ्रिक्शनलेस वे में, अगर आप एफिशिएंटली जो है अपने टारगेट की तरफ मूव करना चाहते हो, एफिशिएंटली आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हो, तो हेनरी फेल कहते हैं कि एम्प्लॉय टर्नओवर को आपको कम करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आप एम्प्लॉयज को एनकरेज करोगे फॉर इनोवेटिव आइडियाज। अगर कोई इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं तो मैनेजर उसको शट अप कॉल नहीं देगा बल्कि उसको वेलकम करेगा। फिर उसके बाद हेनरी फेल कहते हैं कि लोगों को एनकरेज करिए कि वो टीम की शक्ल में जो है वो काम करे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में जो है वो काम करे। So this is all about Henry Fayol's 14 principles of administrative management। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। एग्जाम में जो है वो तीन तरह से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि एट द मोमेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चांसेस हैं आने के। दूसरा, इसमें सिनेरियो बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, उस पर बात करते हैं। और तीसरा, फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स पे क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। सिनेरियो में एक कंपनी के जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्स एंड कंपनी के दिए जा सकते हैं और आप लोगों से ये कहा जा सकता है कि इसको एनालाइज करिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट वुड बी अ हार्डेस्ट वे ऑफ टेस्टिंग योर नॉलेज। एग्जामिनर आपको बताता भी नहीं है कि किस तरीके से एनालाइज करना है और आप लोगों को ये भी कह देता है कि एनालाइज करना है, लेकिन अगर आपको ये बता देता है कि हेनरी फेल ने जो 14 प्रिंसिपल्स कोट किए थे उनकी रोशनी में आप लोग इसको एनालाइज करिए तो फिर भी बात समझ में आती है। आप क्या करोगे, अपने रफ पेपर पे जो है वो 14 प्रिंसिपल्स को जो है वो मेंशन कर लोगे। इन 14 प्रिंसिपल्स को देखोगे कि क्या इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही है, अपने टारगेट की तरफ मूव कर रही है। अगर तो कर रही है तो पॉजिटिव वे में उसको जो है वो मेंशन कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि उसके ऑपोजिट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो कर रही है तो आप उसको क्रिटिसाइज कर दोगे। एनालिसिस का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव नजर आता है
जो अकॉर्डिंग टू थ्योरी या मॉडल नजर आता है उसको पॉजिटिव सेंस में बता दीजिए, जो उसके ऑपोजिट नजर आता है उस पर क्रिटिसाइज कर दीजिए कि देखिए जनाब हेनरी फेयल ने ये कहा था लेकिन कंपनी जो है ये प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो कर रही है, ये अकॉर्डिंग टू या यू कह लीजिए कि हेनरी फेयल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ कॉन्ट्राडिक्शन मुझे नजर आती है, कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा, फिल इन द ब्लैंक, कंपनी जो है वो कोई प्रिंसिपल जो है वो बता देती है और बाद फिल इन द ब्लैंक दे देती है कि जनाब किस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये जो है वो प्रिंसिपल जो है वो प्रेजेंट किया गया था। तो आई होप आपको सारी बात जो है वो समझ आ चुकी है। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिंडल अर्विक। लिंडल अर्विक जो है वो बेसिकली एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट था, इंग्लैंड का मैनेजमेंट कंसल्टेंट था, एक बड़ा ही जबरदस्त राइटर था। उसके जितने भी रिसर्च वर्क रहे, उसके जितने भी रिसर्च पेपर हमारे सामने आए, उन सब का फोकस जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन रहा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो मैनेज कर सकती है, उनको एडमिनिस्टर कर सकती है। इसको सामने रखते हुए, इस पूरी के पूरी एफर्ट्स को जो अपने टारगेट को सामने रखते हुए उसने 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैं प्रेजेंट किए थे कि अगर कंपनी एफिशिएंटली अपने टारगेट को अचीव करना चाहती है तो इन 10 प्रिंसिपल्स को फॉलो कर ले तो ऑर्गेनाइजेशन फ्रिक्शनलेस वे में अपने टारगेट को अचीव कर सकती है। वो 10 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू लिंडल अर्विक, उसने ये कहा, लिंडल अर्विक ने ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर कट चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, चेन ऑफ कमांड 100% क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सबॉर्डिनेट को पता हो कि मेरा सीनियर कौन है, सीनियर को पता हो कि मेरा जो है वो सबॉर्डिनेट कौन है। फिर उसने प्रमोट किया डिवीजन ऑफ लेबर को, साथ ही उसने ये भी कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर का पर्पस जो है वो कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना हो। आप स्पेशलाइजेशन की बुनियाद पर लोगों को डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने के बाद उन्हें एजुकेट करिए कि भाई आपको डिवाइड करने का मकसद जो है वो कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना है। ये लिंडल अर्विक का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू था। ऑर्गेनाइजेशन फर्दर वो ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो कंपनी अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सके अकॉर्डिंगली। अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है और कंपनी अपने आप को चेंज नहीं कर पाती है तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खत्म हो जाती है, वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, वो मार्केट से ही जो है उड़ा करके रख देती है उसको मार्केट जो है। फिर उसने कहा कि मैनेजमेंट को ये चाहिए कि अच्छा एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना जो टारगेट है वो क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। ना सिर्फ ओवरऑल टारगेट डिफाइन करने की जरूरत है बल्कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल टीम, इवन इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको जो है वो टारगेट को डिफाइन करने की जरूरत है। ना सिर्फ टारगेट को डिफाइन करने की जरूरत है बल्कि आपको उन्हें कम्युनिकेट करने की भी जरूरत है। जिसका टारगेट आप डिफाइन कर रहे हो उसको बताना भी है कि जनाब व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर एंड। फिर उसके बाद है कि एक वर्कर जो है वो एक वक्त में एक ही डिपार्टमेंट में जो है वो काम करेगा। यूं कह लीजिए कि जो लिंडल अर्विक है उसने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो किसी हद तक चलिए सुपीरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, लिंडल अर्विक ने कहा कि सुपीरियर को जो है, लीडर को जो है वो अपने सबॉर्डिनेट की जो काम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ बताना है। लिंडल अर्विक ने कहा कि आप किसी को जो ड्यूटीज असाइन करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हो, आप उसको जो अथॉरिटी देते हो दैट मस्ट बी इन रिटन फॉर्मेट है, ताकि हर बंदे को क्लियरली पता हो कि मेरी ड्यूटीज और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और इन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए मेरे पास कितनी अथॉरिटी है, ताकि वो अपनी सेट अथॉरिटीज को क्रॉस ना करे, उनसे तजावुज ना करे और जो अथॉरिटी है उससे कम भी जो रह करके जो है वो काम ना करे, प्रॉपरली अपनी अथॉरिटी जो है वो इस्तेमाल करे। लिंडल अर्विक ये कहते हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो 5 या 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो है वो 6 लोग आपके अंडर एक वक्त में काम करने चाहिए। आप जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देते हो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको अथॉरिटी दोगे। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा भी अथॉरिटी नहीं दोगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम भी उसको अथॉरिटी नहीं दोगे। अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा अथॉरिटी दे दोगे तो देयर इज चांसेस कि वो आप पे से बाहर हो जाएगा, अपनी औकात से बाहर हो जाएगा और दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, मसाइल पैदा करने का बायस बनेगा। ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग फ्रिक्शन फील कर सकते हैं। और अगर आप अथॉरिटी कम देते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मुकाबले में
तो एम्प्लॉय बेचारा परेशान हो जाएगा कि भाई जितना बोझ मेरे ऊपर जो है वो रखा गया है उसके अकॉर्डिंगली मुझे ताकत नहीं दी गई है। उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा और इसका असर हम लोग प्रोडक्टिविटी पे फील करेंगे और प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से कंपनी जो है वो नुकसान का शिकार आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद है कि लिंडल अर्विक ये कहते हैं कि आप तमाम ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट्स को जो है वो बैलेंस्ड रखोगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फलां डिपार्टमेंट जो है वो मेरे लिए फेवरेट है, फलां डिपार्टमेंट को तो मैं देखना भी नहीं चाहता, ये मेरी मर्जी के बगैर जो है ये अब्बा जी की फरमाइश पर ये डिपार्टमेंट बनाएगा था। जब एक डिपार्टमेंट बन चुका है तो आपको उसे जो है वो दिलो जान से एक्सेप्ट करना चाहिए। इन तमाम प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो लिंडल अर्विक के अकॉर्डिंगली आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है अपने टारगेट को अचीव कर सकती है। होप यहाँ तक बात आप लोगों को जो है वो समझ आ चुकी होगी। इसके बाद जो है वो मैक्स वेबर आते हैं। मैक्स वेबर जो है वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये कहा कि मैक्स वेबर जो है वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक खास तरह का जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया और उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये खास तरह का स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने टारगेट को अचीव कर सकती है। सवाल पैदा होता है कि जनाब वाला वो खास किस्म का स्ट्रक्चर कौन सा है, उसका नाम क्या है। इन्होंने कहा कि जनाब कंपनी में जो है वो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंपनी ब्यूरोक्रेटिक होनी चाहिए। उन्होंने नाम ही ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। अब फिर से सवाल पैदा होता है कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। इन्होंने कहा कि भाई ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर हो, जहां पे डिफाइंड लाइन ऑफ अथॉरिटी हो, प्लस रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक जाल बिछा हो और ना सिर्फ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बराए नाम हो बल्कि इंतहाई सख्त तरीके से जो है इन पे जो है वो अमल करवाया जाता रहा हो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कहा जाता है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मैक्स वेबर ने ये कहा कि अगर कंपनी जो है वो ब्यूरोक्रेटिक बनेगी तो वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है अपने टारगेट को अचीव कर सकती है। अदरवाइज टारगेट तो अचीव हो ही जाएगा लेकिन मर मर के अचीव करना, क्या अचीव करना होगा। इन्होंने फर्दर जो है वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो एक्सप्लेन किया। इनके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो क्लियर कट चेन ऑफ कमांड होना चाहिए, यानी सीनियर को पता होना चाहिए कि मेरे अंडर कौन कौन लोग काम करते हैं, मेरे अंडर कितने लोग जो है वो काम करते हैं, ताकि इफेक्टिव तरीके से जो है इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस जो है वो पास ऑन की जा सके। जो सबऑर्डिनेट्स है उन्हें मालूम होना चाहिए कि भाई मेरा सीनियर कौन कौन है, मेरा सीनियर कौन है, मुझे किस तरीके से अपने सीनियर को जो है वो रिपोर्ट करना है, मुझे कब क्या चीज जो है अपने सीनियर को जो है वो रिपोर्ट करनी है, ताकि इफेक्टिवली और टाइमली मैनर में जो है वो रिपोर्टिंग जो है वो की जा सके, अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया जा सके मसले मसाइल से मुतालिक, ताकि टाइमली फैशन में वो आगे डिसीजन जो है वो ले सके। जो ड्यूटीज आप असाइन करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हो और अथॉरिटीज आप किसी को डेलीगेट करते हो, वो सब के सब जो है वो क्लियर कट होना चाहिए। क्लियर कट होने से क्या मुराद है, वो रिटन फॉर्मेट में होने चाहिए और ये सारे के सारे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए जो कि लोगों को गाइड करे कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल फ्रॉम बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू। लोगों को अगर आप लोग प्रमोट करते हैं तो लोगों की प्रमोशन जो है वो उनकी अचीवमेंट की बेस पे होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों को डिवाइड करना चाहिए आपको, और जो आपकी जो डिवीजन है वो लोगों की एक्सपीरियंस, लोगों के नॉलेज, लोगों के इंटरेस्ट और लोगों की स्पेशलाइजेशन की बुनियाद पे होनी चाहिए। आपकी पसंद या नापसंद की बुनियाद पे जो है वो लेबर की डिवीजन नहीं होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है इन 4 फीचर्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करती हैं तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। वो यहां तक बात बेटा आप लोगों को जो है वो समझ आ चुकी हो। रोजमेरी स्टीवर्ट ऑन ब्यूरोक्रेसी है। रोजमेरी स्टीवर्ट जो है उनका ताल्लुक जो है वो इंग्लैंड से था। ये भी एक बड़ी ही जबरदस्त, इन्होंने कहा कि इनका फोकस जो है वो भी ब्यूरोक्रेसी पे रहा कि भाई प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस का जाल होना चाहिए। इस तरह की बातें इन्होंने भी की, लेकिन प्रॉपरली हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या फीचर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट करने के लिए सजेस्ट किए
ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने टारगेट को जो है वो अचीव कर सके। चलिए फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे बात करते हैं। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी चेन ऑफ कमांड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस का जाल बिछा होना चाहिए, जो भी किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो होना चाहिए। अगर आप किसी को ऑन बोर्ड करते हो दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। अगर आप किसी को ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट करते हो, किसी को जो है वो ट्रेनिंग के लिए डी सेलेक्ट करते हो, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी। अगर आप किसी को जो है वो प्रमोट करते हो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अगर आप किसी सप्लायर को सेलेक्ट करते हो फ्रॉम अमंग नंबर ऑफ सप्लायर्स तो वो भी अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो होना चाहिए। नटशेल क्या है कि ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड इन द लाइट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट बाय सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है। फिर यूज ऑफ अथॉरिटी, इवन आप जो अथॉरिटी इस्तेमाल करते हो वो भी कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन, लोगों को आपने डिवाइड करना है, लोगों के काम को आपने डिवाइड करना है उनकी स्पेशलाइजेशन की बुनियाद पे। अगर आप ये सारे के सारे फीचर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्लांट करते हो, इन्हें इंप्लीमेंट करते हो, तो अकॉर्डिंग टू रोजमेरी स्टीवर्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो अपने टारगेट को अचीव कर सकती है। बिहेवियरल अप्रोच, जो क्लासिकल अप्रोच है, हम लोगों ने देखा कि कहीं पे भी ह्यूमन एस्पेक्ट पे बात नहीं की गई है। अगर ह्यूमन एस्पेक्ट पे बात भी की गई है, या यूं कह लीजिए कि अगर 10 पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं कि 10 प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए कंपनी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने टारगेट को अचीव कर सकती है, तो उनमें से एक प्रिंसिपल जो है वो टारगेट करता है ह्यूमन बिहेवियर को, कि जो मैनेजर है उसका रवैया अपने एम्प्लॉयज के साथ जो है वो अच्छा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। रिम्यूनरेशन जो है वो 100% फेयर होनी चाहिए। मतलब दो हैं तो इसका मतलब है 20% तक जो है वो क्लासिकल जो थेरिस्ट हैं उन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट पे जो है वो काम किया, या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी इंपॉर्टेंस यानी ह्यूमन एस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस जो है वो सिर्फ 20% है। बाकी 80% जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करता है इस तरफ टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टास्क है। बिहेवियरल साइंटिस्ट जो थे या जो कंट्रीब्यूटर्स हैं इस अप्रोच के, उनका मानना था कि जनाब अच्छी बात है, हम लोग इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है या वो फिनोमेना जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ अटैच हैं या उसके साथ रिलेटेड हैं, हम उनकी एफिशिएंसी से उनकी कंट्रीब्यूशन से इनकार नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ह्यूमन एस्पेक्ट्स को जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी में जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। इस बात को साबित करने के लिए डिफरेंट रिसर्चर्स ने जो है वो डिफरेंट रिसर्च एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की और अपने अपने अंदाज में जो है वो थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की। उनमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स आते हैं हमारे सामने आते हैं, उनमें डॉगलस एमसी ग्रेगर का नाम जो है वो सर फहरिस्त है और इसने दो थ्योरीज हमारे सामने प्रेजेंट की, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है। फिर उसके बाद जो है वो विलियम ओशी आते हैं, विलियम ओशी ने थ्योरी जी के नाम से एक थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की। और फाइनली एल्टन मायो नामी जो है वो एक साहब आते हैं और उन्होंने हाथोन स्टडीज नाम से एक अप्रोच जो है वो हमारे सामने, अप्रोच तो नहीं कहना चाहिए, उसने अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स जो है वो प्रेजेंट की थी। 1960 की दहाई में डॉगलस एमसी ग्रेगर नामी एक साहब ने जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो दो थ्योरीज प्रेजेंट की। एक का नाम जो है वो थ्योरी एक्स है और एक का नाम जो है वो थ्योरी वाई है। एमसी ग्रेगर ये कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो दो तरह की होती है, दो माइंडसेट की मैनेजमेंट जो है हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नजर आती है, बल्कि दो डिफरेंट माइंडसेट होते हैं मैनेजमेंट के। एक ग्रुप ये मानता है या ये बिलीव करता है कि उसके अंडर काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे नैले हैं, वो सारे के सारे काम नहीं करना चाहते, वो काम चोर है, लिहाजा उनसे काम निकलवाने के लिए हमें डंडा इस्तेमाल करने का, यानी उनकी जो परसेप्शन है, परसेप्शन इज अ काइंड ऑफ इज अ कंपोनेंट ह्यूमन बिहेवियर। उनकी जो परसेप्शन है वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को जनरेट करती है कि मैनेजमेंट ये मानती है कि लोग काम नहीं करना चाहते, अगर हमें उनसे काम लेना है तो हमें डंडे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नतीजे में हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक जाल समझ रहा है। उसके बरअक्स, उसके अपोजिट उन्हें एक दूसरा माइंडसेट नजर आता है मैनेजमेंट का, और वो लोग क्या बिलीव करते हैं
कि उनके अंडर काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो काम को दिल से तस्लीम करते हैं, वो काम करना चाहते हैं, वो एंथुजियास्टिक हैं, वो एम्बिशियस हैं, वो अपने जिंदगी में उन्होंने कोई टारगेट अचीव जो है वो सेट कर रखा है, वो उसको अचीव करना चाहते हैं, वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं। लिहाजा हमें उन पे जो है वो क्लोज सुपरविजन जो है वो नहीं, हमें उन्हें उन्हें जो है वो क्लोजली सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम उनको जो है वो क्लोजली सुपरवाइज करेंगे तो वो लोग जो है वो डिसार्ट हो जाएंगे और वो एफिशिएंटली जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हमें उनको जो है वो फ्रीडम देना होगी। ये थी एमसी ग्रेगर जो है उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बिहेवियरल अप्रोच के। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि किस तरीके से जो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है उसको जो है वो फ्रेम आउट करता है। अच्छा, जो थ्योरी एक्स के अंडर जो मैनेजर्स आते हैं वो लोग क्या एज्यूम करते हैं अबाउट देयर सबऑर्डिनेट्स, वो लोग ये कहते हैं कि उनके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो लोग काम नहीं करना चाहते, वो लोग काम करने को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग काम से जान छुड़ाते हैं। इस वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो नापसंद करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जो है वो जान छुड़ाते हैं। लिहाजा अगर हमें इनसे काम लेना होगा तो हमें डंडा इस्तेमाल करना होगा, हमें जो है इनको पनिश करना पड़ेगा ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर सकें। हमें इनको क्लोजली जो है वो सुपरवाइज करना पड़ेगा। डिक्टेटोरियल अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल जो है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये एम्प्लॉइज जो हैं, ये वर्कर जो हैं वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं और हमें चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए दोबारा से डंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक एवरेज और ये कहते हैं इसी वजह से हमें ये जो एम्प्लॉइज होते हैं ये फॉर्मल डायरेक्शन जो है वो डिमांड करते हैं। जगह जगह पे इन्हें ब्रीफ करना पड़ता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो करना है वो किस तरीके से करना है। यानी नटशल क्या है कि मैनेजर कहता है कि लोगों को उंगली पकड़ करके जो है वो चलाना पड़ता है। इसके बरक्स जो थ्योरी वाई के अंडर मैनेजर्स आते हैं वो क्या अज्यूम करते हैं अबाउट देयर सबऑर्डिनेट्स, वो ये कहते हैं कि एक कॉमन मैन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार खड़ा होता है क्योंकि उसकी जिंदगी में एम्बिशंस होते हैं, वो कुछ जिंदगी में अचीव करना चाहता है, वो एफर्ट्स पुट करना चाहता है, उससे जबरदस्ती ये काम करवाना नहीं पड़ता है। वो अपने आप को खुद डायरेक्ट करते हैं, अपने आप को खुद इवेल्युएट करता रहता है कि आया कि मैं अपने टारगेट की तरफ जो है वो मूव कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा, और जब मैं कर रहा हूँ तो मेरी स्पीड ऑफ अचीवमेंट जो है वो क्या है, क्या मुझे बढ़ाने की जरूरत है या मुझे जो है वो थोड़ा देर के लिए स्टॉप करने की जरूरत है। ऐसे लोगों से अगर हमें काम लेना होगा तो हमें इन्हें फुल फ्लेज फ्रीडम देना होगी, तभी लोग जो हैं ये लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकेंगे टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। विलियम ओशीज थ्योरी जी है। विलियम ओशी का ताल्लुक जो है वो जो परेशानी लगी रहती थी या ये वजह तलाश करना चाहता था कि क्यों कर जापानीज ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन से हर लम्हे 4 कदम आगे रहते हैं। हर लिहाज से जापानीज ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपने यूएस कंपैटिटर से जो है वो आगे रहते हैं। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए विलियम ओशी ने जो है वो डिफरेंट जापानीज ऑर्गेनाइजेशन को विजिट किया और वहां पे रिसर्च एक्टिविटीज जो हैं वो कंडक्ट की, परफॉर्म की और बाद में अपनी फाइंडिंग्स जो हैं वो एक थ्योरी की शक्ल में जो है वो प्रेजेंट कर। इस थ्योरी का नाम जो है उन्होंने थ्योरी जी रखा। इसे जापानीज मॉडल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब विलियम ओशी की जो रिसर्च फाइंडिंग्स है वो यहाँ पे नजर आएंगी। सवाल क्या था जो कि जिसका जवाब जो है वो विलियम ओशी तलाश करना चाहते थे। विलियम ओशी तलाश करना चाहते थे क्योंकि जापानीज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने यूएस कंपैटिटर से हर लम्हा हर लिहाज से वो आगे हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने रिसर्च एक्टिविटीज परफॉर्म की थी और इस सवाल का जवाब उन्हें ये 4-5 पॉइंट्स जो कि इस वक्त पे स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आएंगे वो देते हैं कि क्यों कर जापानीज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर लम्हा आगे रहती हैं। जापानीज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कलेक्टिवली डिसाइड करती हैं। कोई भी इशू उनके सामने आता है तो वो मिलजुल करके जो है वो इस मसले का हल जो है वो तलाश करते हैं। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग स्टाइल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अपने एम्प्लॉइज को इन्वाइट करते हैं कि वो आए
और वो कंट्रीब्यूट करें, वो कोई आइडियाज प्रेजेंट करें, किस तरीके से हम लोग जो है वो इस इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो जापानीज वर्कर्स हैं वो अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ गुजारते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन बार बार स्विच नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल एक के साथ काम किया, 2 साल एक के साथ काम किया, 5 साल फिर एक के साथ काम किया, 4 साल फिर दूसरी के साथ जो है वो काम किया, ऐसा नहीं है। वो अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ गुजार रहे थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनीज जो है उन्हें जॉब सिक्योरिटी देती हैं और जिसकी वजह से लोग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहते हैं। इसका फायदा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है और लोगों को भी जो है यानी एम्प्लॉयज को भी होता है। फर्दर कंपनी जो है वो हर लम्हा अपने एम्प्लॉयज को जो है वो ट्रेन करने की फिक्र में रहती हैं, हर लम्हा उनको डेवलप करने की जो है वो फिक्र में लगी रहती हैं और उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए की अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। जो जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, जापानीज ऑर्गेनाइजेशन की जो सीनियर मैनेजमेंट है वो ना सिर्फ एम्प्लॉय की देखभाल करती है बल्कि एम्प्लॉयज के साथ जितने भी लोग रिलेटेड है उसके, उन सब की जो है वो देखभाल की जाती है। उसके साथ कौन से रिलेटेड लोग हैं उनकी देखभाल कैसे की जाती है? जेन्युइन क्वेश्चन है भाई। एक साहब है, उनकी बीवी है, मिसेज है, उनके मेडिकल का खर्चा जो है वो उठाती है, पे करती है। फॉर एग्जांपल अगर 100% नासी तो 70% फॉर एग्जांपल उनके बच्चों की फी वगैरह यानी स्कूलिंग के अखराज जो है वो कंपनी उठाती है, उनके मेडिकल का खर्चा उठाती है। उसके पेरेंट्स हैं, वालदा हैं, वालिद हैं, उनके जितने भी मेडिकल का खर्चा है वो कंपनी जो है अपनी पॉकेट से पे करती है। तो इससे क्या होता है कि लोगों की जो बॉन्डिंग है कंपनी के साथ जो है वो डेवलप हो जाती है, लोगों की लॉयल्टी जो है वो कंपनी के साथ जो है वो डेवलप हो जाती है और उसका फायदा जो है वो कंपनी को भी होता है और लोगों को भी होता है, यानी कलेक्टिवली दोनों पार्टीज जो है वो फायदा उठाती हैं। इस वजह से जो जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है यूएस ऑर्गेनाइजेशन से आगे रहती हैं। जापानीज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टीम वर्क को प्रेफर करती हैं, इस वजह से जो है वो आगे रहती हैं। जापानीज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों को डेवलप करने के लिए जॉब रोटेशन पे बिलीव करती हैं। जॉब रोटेशन हम लोगों ने जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा से बता देता हूँ कि एक कंपनी जो है उसमें 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो बंदे को जो है अप्रोक्सीमेटली ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में जो है वो कुछ टाइम जो है वो लगवाया जाता है ताकि उसकी स्किल्स फ्रॉम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है वो डेवलप हो सके। उस बंदे को ये ना हो कि यार 10 साल से मैं एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है। अगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उसको कॉस्टिंग में भी टाइम लगवाया जाता है, उसको टैक्स में भी टाइम लगवाया जाता है, उसको रिपोर्टिंग में भी टाइम लगवाया जाता है, उसको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पे भी टाइम लगवाया जाता है, उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे भी टाइम जो है वो लगवाया जाता है, उसको जो है वो टैक्सेशन में भी टाइम लगवाया जाता है ताकि ईच एंड एवरी एंगल से जो है उसकी स्किल जो है वो डेवलप हो सके। प्लस उस बंदे को ये पता लग सके कि अकेला एक डिपार्टमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा बल्कि तमाम के तमाम डिपार्टमेंट जो है वो इक्वली जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट की तरफ जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट की अहमियत जो है वो वर्कर्स को मालूम हो जाती है। आई होप बेटा यहाँ तक आप लोगों को सारी बात क्लियर हो चुकी होगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो कि आप लोगों को परेशान कर रही हो।